नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 खबरें, बल्कि एक तो खबर नहीं है, मैं ज़रा थोड़ा-सा तपा हुआ हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा-सा इस पर बात ज़रूर करूँगा मैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। पहली बात तो ये है जनाब के मरियम नवाज़ और मुनिस इलाही के दरमियान जो है वो एक जंग शुरू हो चुकी है। ऑब्वियसली हमज़ा सिंस ही इज़ नोवेयर इन द पिक्चर, तो मुनिस इलाही जो है वो ऑब्वियसली ही इज़ अ कंटेंडर और वो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट वो एक ज़माने में मतलब कहा जाता था कि जी वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे बड़े होके और उनके वालिद साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो परवेज इलाही भी जो है वो चीफ मिनिस्टर से उनकी तरक्की होगी तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। परवेज इलाही तकरीबन 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने, कोई 8-9 दफ़ा मेरा ख्याल है स्पीकर बन चुके हैं, 97 में बने थे, फिर उसके बाद भी उनको बना दिया, इस बार दोबारा पीटीआई ने, फिर पीटीआई ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मगर मुनिस इलाही जो हैं उनका एक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली अब उनके पास है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो आ गए हैं एंड ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ कोर्स, ऑल्दो इमरान खान साहब किस तरह से डील करते हैं वो एक अलग बात है। तो जनाब वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि मरियम नवाज़ ने एक जो है वो ट्वीट की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सरगोधा के अंदर जो है वो हम एक कार्डियोलॉजी सेंटर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और कार्डियोलॉजी सेंटर हम स्टार्ट करेंगे जल्द। इस पर मुनिस इलाही जो हैं उन्होंने ट्वीट की कि ये झूठ है और हमने जो है वो पहले ही कर दिया था, मेरे वालिद साहब ने इसको स्टार्ट कर दिया था। ये जो कैलिबरी वो उन्होंने मरियम नवाज ने कहा था कि टुमारो गोइंग टू सरगोधा टू फाइनलाइज सरगोधा डिवीजन फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंशाल्लाह, ये उन्होंने ट्वीट किया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये जो मरियम बीबी की कैलिबरी वाली आदतें कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरे वालिद ने दिसंबर 2022 में सरगोधा डिवीजन को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अप्रूव करके दिया था। मरियम नवाज ने फिर इस पर जो है वो ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी ये तस्वीर उन्होंने दिखाई है वो मरियम नवाज के ट्विटर पर है, वो वाकई बड़े बुरे हालों में। जिस पर मुनिस इलाही ने कहा कि शायद उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, जो कि एक बहुत ही स्टूपिड किस्म का स्लर है। मैं इसके ये जो हैंगओवर है ना हमारा कॉलोनियल, ये खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मैंने कहा था कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो आप जो फाइनलाइज करने जा रही हैं जो है वो क्या फाइनलाइज करने जा रही हैं जब तस्वीर आप खुद लगा रही हैं कि ये जगह है। तो ये बात दुरुस्त है मुनिस इलाही की कि ये जो तस्वीर है वो लगा के मरियम नवाज ने साबित कर दिया कि वो जो फाइनलाइज करने जा रही थी गालिबन वो फाइनलाइज हो चुका है ऑलरेडी कि कहाँ पर बनना है ये। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने जो है वो उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी ये जो जगह है वो बहुत ही बुरी है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बेसिकली वहाँ पर काम कोई नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की भी एक पुरानी स्ट्रेटजी है। मुझे याद है कि 2008 में 7 में जब वो छोड़कर चले गए थे या निकाल दिए गए थे, मतलब इलेक्शन हार गए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि जनाब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने रिंग रोड अप्रूव कर दी थी, ये तो शहबाज शरीफ ने आके स्टार्ट कर दी। ख्याल है 1122 के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जो उन्होंने कोई ढंग का काम किया हो। जो ये प्रोजेक्ट जिसकी वो बात कर रहे हूँ मैं रिंग रोड की, वो रिंग रोड जो है वो वाकई उन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन कागजों में अप्रूव किया था। अब ये भी जो है आप उसको अगर देखें, मैंने फिर ये थोड़ा सा सर्च किया तो 2020 में कहा गया था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम जो है वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन 2022 के दिसंबर में जाके कैबिनेट ने अप्रूव किया और 17 जनवरी 2023 को यानी लेस देन अ मंथ लेटर या तकरीबन 1 मंथ लेटर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। तो ये एक ऐसे ही जो आपको शायद याद हो खबर आई थी दिसंबर 2022 में कि परवेज इलाही ने 15 अरब रुपए के जो है वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए इमरान खान साहब के धरने के फौरन बाद। तो उस पर जो है और फिर अपनी हुकूमत जो है वो उन्होंने गिरा ली। तो मेरा ख्याल है कि वो 15 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस कर देना कोई कमाल नहीं होता। लेकिन ये इससे पता चलता है कि आगे जो जंग है वो मरियम नवाज और मुनिस इलाही के दरमियान ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और उसके लिए कुछ उनको भाड़े के टट्टू भी जो हैं वो मुनिस इलाही के साथ हैं, दूसरी जमात के साथ भी ऑब्वियसली हैं। मगर ये जो गालम गलोच का सिलसिला है वो मुनिस इलाही की तरफ एक्सटेंड हो नहीं सकता, बिकॉज मुनिस इलाही इज बहरहाल मर्द हैं। उनको एक सोसाइटी के अंदर एक ऑटोमेटिकली एडवांटेज हासिल है कि वो क्योंकि खातून नहीं है तो उनको उस किस्म की गालियों से नहीं नवाजा जा सकता। गालियाँ भी उनको जो दी जाएंगी वो उनकी माँ, बहन और बेटी के नाम की दी जाएंगी, तो वो भी मजीद खवातीन ही के साथ बदतमीजी होगी। मगर मरियम नवाज को डायरेक्टली गाला गलोच की जा सकती है। सूबिया शाहिद के मामले पर आपने देखा क्या हुआ। अब मरियम नवाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लॉयर हैं जो कि वाहियात किस्म की गालियां निकाल रहे हैं। घाटा करे इंज दीवार बन के इन्होंने आज फेस करना है इंशाल्लाह। ये अपना है मुकाबला मरियम नवाज नाल उस
तो मैं इसलिए नहीं चला सकता। हमने उसको बीप कर दिया ताकि गालियां ना सुनाई दे, मगर उन्होंने जो है वो इंतहाई गलीज लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल किया। अब ये जो गलीज लैंग्वेज है, ये एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया है इसको मज़ीद कंटिन्यू करना। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्योंकि अब वो आगे से जवाब ये देंगे कि जी वो हमारी खवातीन जो है वो जेलों में पड़ी हुई हैं, तो सबकी जेलों में गई हैं। गालम गलौज जो है वो हमेशा से होती थी, मगर कोई मेंबरों से खड़े होकर कोई क्या कहते हैं वो मचानों से खड़े होकर और टीलों पर खड़े होकर गालियां नहीं दिया करते थे, लीडरान नहीं दिया करते थे, वो वकला नहीं दिया करते थे, वो जो लोग देते थे आम थड़ों पर। उस किस्म की लैंग्वेज जो है वो उनको कहा जाता था कि ये थड़े की लैंग्वेज है, ये थड़े की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो ये थड़े की लैंग्वेज से अब जो है वो मचान की लैंग्वेज हो गई है, और वहां पर तमाम जो भाई खड़े हुए हैं माशाल्लाह, वो तालियां भी बजा रहे हैं। हालांकि ये बड़ी कोई कंजर्वेटिव सोसाइटी का ही कहलाती है, जो कहती है हम अपनी खवातीन की इज्जत करना जानते हैं, करवाना भी जानते हैं, ये मरने मारने पर उतर आते हैं। लेकिन अपनी खवातीन के लिए अगर किसी और की खातून को गाली पड़ रही है तो हाँ जी बिल्कुल दें, जरूर, इसका हक बनता है, इसको गालियां दें। वो तालियां पीट रहे हैं वहां पर खड़े हुए उस वकील नुमा शख्स की गालियां सुनकर मरियम नवाज के लिए। मुझे उससे याद आया कि एक दफ़ा कामरान शफी साहब जो हैं उनके हमने प्रोग्राम में लिया था। वैसे अब वो बिल्कुल दिमाग की बहुत नहीं करते, लेकिन वो अपनी जगह, मगर कामरान शफी साहब जो हैं उन्होंने एक मरतबा नया दौर के प्लेटफॉर्म पर खबर से आगे में वो बात कर रहे थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, और उन्होंने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक मरतबा तमाम जनरल्स जो है ना वो उनको एक ब्रीफिंग थी, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वो थी, और वो जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो के प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे। तो वहां पर तमाम जो जनरल्स थे उनमें से किसी ने, जब वो ब्रीफिंग खत्म हो गई, तो एक जनरल साहब जो थे उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी इंडिया के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का स्टांस जो है वो बड़ा वीक है। ये 1980s की बात है। तो उस पर हमीद गुल साहब वहां पर बैठे हुए थे, और उनकी तरफ उन्होंने बार बार देखा, और वो पता चल रहा था सारों को कि हमीद गुल और मिर्जा असलम बेग जो थे वो इस हर्जा सराय के पीछे थे, ये जो फनकारी थी उसके पीछे वो थे। तो मरियम नवाज जो हैं वो सॉरी बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो, मतलब हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो आई पोडियम पर, और उन्होंने आकर ये कहा कि जनरल साहब, अगर आपको लगता है कि हम पाकिस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर एक सख्त स्टांस लेना चाहिए, तो बताएं कि वो सख्त स्टांस क्या होगा। अगर आपको लगता है कि कश्मीर के हवाले से हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ अभी चलती हूँ जीएचक्यू, और जीएचक्यू चल के अभी आप मुझे प्लान दीजिए, हम इंडिया के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अगर आपको समझ, ये बात आप जहन में रखें कि यू ऑफ ऑल पीपल, मतलब यू बिकॉज यू आर माई जनरल्स, आप लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा जानते हैं कि एक शिकस्त खुर्दा जिस जंग में इंसान को शिकस्त, जब पार्टी को हुकूमत को शिकस्त हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो फिर आप अगर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो हम चलते हैं। और वहां पर जो है वो सारे जनरल एक दूसरे की बगलें झांकने लगे, अपनी बगलें झांकने लगे, एक दूसरे की बगलें झांकने लगे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स ऑल दे कुड झांक इन। तो मरियम नवाज तो सॉरी कामरान शफी साहब जो हैं वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उसके बाद चाय हो गई, और मैंने उनको, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने उनको कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड ही सेड कि मैं बाहर गया तो वो एक ब्रिगेडियर साहब थे जिनको कामरान शफी साहब भी जानते थे। उन्होंने कहा कि वो लोग आपस में बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बात कर रहे थे, और इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, और वो जिस तरह की बातें कह रहे थे कि जैसे कोई वो किसी कॉलेज स्कूल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, और इस तरह की घटिया अल्फाज थे उनके। स्कूल गर्ल में आप, इफ यू अंडरस्टैंड द रेफरेंस, कि ये नहीं है कि स्कूल गर्ल को गालियां देनी चाहिए, वो एक रेफरेंस है अंग्रेजी जबान का। तो उन्होंने कहा कि उस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, एंड दे यू नो ही स्टार्टेड क्राइंग व्हाइल टेलिंग दिस स्टोरी। तो अब मरियम नवाज को भी जो है वो उसी किस्म की घटिया जहनीत का सामना करना पड़ेगा, बट दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ हर नर्व्स, कि वो किस तरह से इस सारी सिचुएशन को डील करती हैं। बट एट द सेम टाइम मरियम नवाज को जो गालियां दी जा रही हैं, उन लोगों के साथ भी एक जो है वो, और ख़ास तौर पर इस किस्म के, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे हाँ अच्छी बात है, गालियाँ देनी चाहिए, ये सियासतदान है, करप्ट है, वगैरह वगैरह। मगर इस किस्म की गालियों से, चाहे वो बुशरा बीबी को दी जा रही हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो को दी जा रही हो, चाहे वो मरियम नवाज को दी जा रही हो, या किसी और लीडर को दी जा रही हो, रेहाम खान को हमने देखा बेहिसाब गालियाँ दी गई, पहले मुस्लिम लीग नून वालों की जानिब से, उसके बाद पीटीआई वालों की जानिब से। खुद इस किस्म की गालियों से अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो वो उस सियासी जमात को होता है जो वो कर रही होती है, क्योंकि उसके भी घर वाले, उस लीडर के घर वाले, उस सियासी जमात के घर वाले भी महफूज नहीं रहते। मुस्तकबिल में एक नई नौजवान नस्ल जो है वो प्रवान चढ़ती है, जो उससे ज्यादा टॉक्सिक होती है, उससे ज्यादा जो है वो बदतहजीब होती है, और फिर क्योंकि उन्होंने सीखा ही होता है, और फिर उसके बाद जो उनके घर की खवातीन के साथ कई के बारे में जो बातें की जाती हैं वो भी फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो मुस्लिम लीग नून वाले आज सीख रहे होंगे, पीटीआई वाले आज कर रहे हैं, पीटीआई वाले सीखेंगे ये कल को। फाइनली हम चलते हैं
आखिरी बात की तरफ, ये खबर नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैंने असल में आज एक ट्वीट की थी और वो मैंने कल कुछ यहाँ पर बात भी की थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो केस है उसके हवाले से फाइनली जो एंड हुआ, लेकिन उसके ऊपर मैंने एक बात कही थी और वो आज मैंने ट्वीट के ज़रिए की। मैंने कहा कंपैरिजंस विद इमरान खान आर अपॉलिंग, यानी कि ये बहुत ही उलझन हो रही है मुझे इन 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 कंपैरिजन से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान के, टू से द लीस्ट। और मैंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कॉन्स्पिरेसी का यानी साजिश का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उनको उस साजिश के नाम पर फांसी दे दी गई, उनको कत्ल कर दिया गया और 45 साल तक उनके ऊपर कत्ल का धब्बा लगा रहा और उस कत्ल के कातिल एक कातिल होने का उनके ऊपर धब्बा लगा रहा और फिर 45 साल बाद जाके उनको बिल आखिर इस हवाले से एक उनको एग्जोनरेशन मिली कि ये एक झूठा उनके ऊपर इल्ज़ाम था, ये उनका जो ट्रायल था वो फेयर नहीं था, अनफेयर था। और उसके बाद अगर ऐसा होता है 45 साल के बाद एक बिल आखिर उस कब्र में लेटे हुए शख्स को जो है वो एग्जोनरेशन मिल रही है, तो ये उसका दिन है, ये उसके फॉलोअर्स का दिन है। खुदा का वास्ता है कि नॉट एवरीथिंग इज अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट इमरान खान, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट दिस यूथ। कल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जी, वो यूथ को समझ नहीं आ रही, तो हम मैंने कल भी कहा था कि हम भी होल्डन नहीं है। फिर इसके ऊपर जो है वो कुछ साहिबान जो है उन्होंने आके मजीद कहानी डाली। उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब जो हैं वो एक डेस्पॉट हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े, देखिए सिविलियन डिक्टेटर का लफ्ज एक इस्तेमाल हुआ। सिविलियन डिक्टेटर की जो बात है उसका पहला जो कानूनी पहलू है वो ये है कि वो पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन भुट्टो साहब जिस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज था। और भुट्टो साहब ने आके, क्योंकि कोई और पावर शेयरिंग का फॉर्मूला कोई था नहीं, आइन मौजूद नहीं था, आइन डिड नॉट एग्जिस्ट, पाकिस्तान हैड बीन डिसमेंबर्ड। तो पाकिस्तान टूटने के बाद भुट्टो साहब ने पावर टेक ओवर करनी थी, उन्होंने सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने और फिर फौरन ही उन्होंने मार्शल लॉ को खत्म करके अपने आप को सदर का ओहदा दिया। एंड ही हैड एट दैट टाइम, उनकी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा सीटें थी जो वट एवर वॉज लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर उसके बाद उन्होंने एक आइन बनाया, उस आइन के अंदर वो अबूरी आइन बनाया, अबूरी आइन बनाने के बाद एक आइन बनाया एंड देन ही टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो द थिंग इज के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो सिविलियन डिक्टेटर की जो बात होती है वो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हद तक तो मैंने क्लियर कर दिया। जहां तक सिविलियन डिक्टेटर की बात है, डेस्पॉट की बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज नॉट अबव विंडिक्टिवनेस, ऐसा कोई हम क्लेम नहीं करते। ना ही हम ये कहते हैं कभी भी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी लाइफ में, अपने पॉलिटिकल करियर में कुछ गलत नहीं किया। वो अयूब खान के साथ थे, इस बात का भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सारी चीज़ों पर स्टैंड लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अपने मुखालिफिन को जेलों में डलवाया, इसमें कोई शक नहीं है। उनके मुखालिफ जो सहाफ़ी थे उनके बारे में भी बहुत सारी बातें जो है वो हम खुद बता चुके हैं, बहुत सारी हम इंटरव्यू कर चुके हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब का, उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन इसी इसी बात के ऊपर कि भुट्टो साहब के दौर में आप ज़रा इर्द गिर्द अपना हालात देखें कि 76 में जो इंदिरा गांधी हैं वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती है 66 में, और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाई। जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनके ऊपर आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, सबसे बड़ी जमहूरिया जो है वो इंडिया है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, तो ये उस ज़माने के हिसाब से डेमोक्रेसी उतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। ये एक रिलेटिवली न्यूअर सिस्टम है दुनिया के लिए भी। अभी जिस लेवल के ऊपर हम ह्यूमन राइट्स, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, वो ज़माना था जब कालों को जो है वो अभी तक स्लेव राइट्स के हवाले से वो क्लैरिटी नहीं थी कि 100 साल हो चुके थे सिविल वॉर को अमेरिका के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उनको जिस किस्म के 1960s का जो सारी एक मूवमेंट है अमेरिका के अंदर ब्लैक्स की, वो अगर आप उसकी जिसको जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है, अगर आप उसको उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त तक के जो हालात थे उसके मुकाबले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिल्कुल वैसा ही एक लीडर था जैसा कि बाकी लोग थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मुखालिफिन के साथ जो कुछ ज्यादतियां की, उसके उनमें से किसी को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनमें से एक वाहिद आदमी है जिसको एक गलत कत्ल की बुनियाद पर फांसी, गलत कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी दी गई। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो तमाम बुराइयां हैं वो अपनी जगह, लेकिन उसकी जैसी अच्छाइयां भी कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर उसके अलावा उसके बाद कभी लैंड रिफॉर्म्स हुए? क्या पाकिस्तान के अंदर उसके बाद कभी गरीबों में कॉलोनीज बना के गरीबों को मुफ्त घर बांटे गए? क्या पाकिस्तान के आज भी क्रिश्चियन कॉलोनीज आपने नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर? वो हर शहर के अंदर आपको, बड़े शहर के अंदर, पंजाब में, सिंध के अंदर आपको नजर आएंगी। क्या आपको
वो पीपल्स कॉलोनीज नजर नहीं आती, जो कि गरीब तरीन तबकात के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना रोटी कपड़े और मकान का जो बयान था, जो उनका 42% पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 42% एजुकेशन और हेल्थ के लिए डेवलपमेंट बजट डॉक्टर मुबशिर हसन ने दिया, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के फाइनेंस मिनिस्टर थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो OIC का इजलास बुलाया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो अनअसेलेबल थी। एक ऐसा मुल्क था जहाँ पर पूरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड का, और वो कहते थे कि मैंने अगर आप किताब पढ़ें स्टैनली वोलपर्ट की, जो कि बहुत एंटी भुट्टो आपको नजर आएगी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बातें जो कि हकायक हैं उसको आप उससे पर्दापोशी नहीं कर सका। वो भी बेचारा गोरा जो कि ज़ियाउल हक के दौर में किताब लिख रहा था, और उसके सारे सोर्सेज जो हैं वो क्लियरली एंटी भुट्टो हैं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में उसने वो लिखता है कि आफ्टर 1974 ही वांटेड टू होस्ट थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान, और वो अपने आप को थर्ड वर्ल्ड लीड का एक लीडर जो है वो समझता था, मगर उसके अंदर कैपेबिलिटी थी। जो लोग उनको इमरान खान से उनकी सलाहियतों के हवाले से मुकाबला करते हैं, तो जरा सलाहियत का गौर करें कि वो वाहिद आदमी, आप वही किताब दोबारा से मैं हवाला दूंगा, आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने 2 साल के अंदर लॉ का पेपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया, जो कि उनके उस्ताद थे। उन्होंने कहा कि ये लैटिन टर्म्स हैं, ये तो हम गोरे नहीं समझ में आती, तो तुम हिंदुस्तान से और पाकिस्तान जैसे मुल्क से जो है वो वहां से आ रहे हो, तो तुम कहाँ से 3 साल के अंदर पूरी कर लोगे। एंड ही हैड टू कम बैक, ही सेड कि नहीं, मुझे 3 साल से पहले 2 साल के बाद मुझे पाकिस्तान जाना है। एंड ही वाज हियर। उसने 2 साल के अंदर अंदर वो लॉ का इम्तिहान पास किया। देयर इज नो कंपैरिजन। एक वक्त में 9 मिनिस्ट्रीज थी जुल्फिकार अली भुट्टो के पास, 1963-64 की ये बात है, 9 मिनिस्ट्रीज, और किसी एक मिनिस्ट्री के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ही वाज। और उसका जो उसकी रीडिंग थी, जो उसका अंडरस्टैंडिंग थी ग्लोबल इवेंट्स की, हिस्ट्री का जो उसका नॉलेज था, ही वाज एट पावर विद पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू, और वो ही यूज्ड टू आइडियलाइज, जुल्फिकार अली भुट्टो यूज्ड टू आइडियलाइज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड ही हैड मेट इन पर्सन इन फैक्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड ही हैड मेट इन पर्सन विद जवाहरलाल नेहरू, एंड जवाहरलाल नेहरू वाज ऑल प्रेजेस फॉर हिम, रिचर्ड निक्सन वाज ऑल प्रेजेस फॉर हिम। सो ही इज अ मैन जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इमरान खान के बारे में लोग अब ऐसे ऐसे अल्फाज मैंने सुने हैं उनके दौरे हुकूमत में कि इसको तो बेसिक जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है उनकी तमीज नहीं है। ये जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने सऊदी अरेबिया के लिए इस्तेमाल किए, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान क्लोजर, जो कि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज ही हैड कम इनटू पावर विद सऊदी अरेबियाज अप्रूवल एंड सऊदी अरेबियाज हेल्प, जो कि उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर निकाल के सजा देने की सूरत में जो है वो इमरान खान को इम्पोज किया था। तो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात इस हद तक खराब किए कि सऊदी अरेबिया को, और बजाय इसके कि सऊदी अरब के प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान का एक इमेज को और पाकिस्तान के स्टेचर को, पाकिस्तान की अपनी पोजीशन को वो बेहतर यूटिलाइज करते, ही इंस्टेड मेड पाकिस्तान रिलेशंस विद एवरीवन वर्स, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो। ये वो ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। बाकी सबके साथ आपका जो चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, तो ये एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में हम कंपेयर करें जुल्फिकार अली भुट्टो से, जिसकी जो एबिलिटी है वो आप उनके बारे में एक से बढ़कर एक, उनका और याना फ्लाशी का जो उनका इंटरव्यू है वो आप उठाकर पढ़िए। आप दीगर उनके बारे में जो लिखी गई किताबें हैं, अंग्रेजों की लिखी हुई किताबें, वो उठाकर पढ़िए। He was head and shoulders above everyone else this country has ever produced. So the only rival, एक शख्सियत जो उसको राइवल करती है वो शायद सिर्फ बेनजीर भुट्टो की थी। And comparing him with इमरान खान और इवन नवाज शरीफ और मरीम नवाज, they have a lot to prove. इमरान खान तो और नवाज शरीफ तो अब क्या प्रूव करेंगे, काम खत्म हो गया। मरीम नवाज को कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, जुल्फिकार, हाँ, बिलावल भुट्टो might be able to rival him in some way or some form because he reads like his mother and his mother used to read like his grandfather. तो ये जो भुट्टो फैमिली है, they are the only real political family in this country. ये वो वाहिद फैमिली है जो कि, और उसका मुकाबला कंपैरिजन करना, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि एक जो है ना वो डिटेल्ड किसी दिन मैं लिखता हूँ और मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि, और आप मुझे बताइएगा कि मेरे जो कंपैरिजन हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं या आप लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं इतने दिनों से वो ज़्यादा बेहतर हैं। फिलहाल के लिए NDN के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए।